हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल से ही कि हम लोग इस वीडियो पे क्या सीखने वाले हैं। हम लोग आज सेंटर ऑफ मास सीखने वाले हैं। क्लास 11 का चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का एक फर्स्ट टॉपिक। ओके, सेंटर ऑफ मास। एंड द क्वेश्चन अराइज कि किस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास को लोकेट करेंगे, है ना। लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है न्यूमेरिकली और एक होता है फिजिकली देख के। ठीक है, तो हम लोग फिजिकली आज हम लोग देखेंगे विदाउट एनी फॉर्मूलाज। ठीक है, कि किस तरीके से सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं और सेंटर ऑफ मास है क्या। सबसे पहले ये देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास देखो, देखने के लिए हम लोग इस पिक्चर को देखते हैं। सबसे पहले इसको छोड़ो, इसको नीचे लगाओ, इस पिक्चर को देखते हैं। ठीक है, ये पिक्चर क्या देखने को मिल रहा है कि एक आदमी खड़ा है और एक आदमी सूर्य नमस्कार कर रहा है और एक यहाँ पे योगा टाइप कर रहा है। ठीक है, तो तीनों का यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, तो ग्रेविटी को काट के मैं इसको यहाँ पे मास लिख देता हूँ। ठीक है, तो तीनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे दिख रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेम है, बट वो अब बाद में देखेंगे हम लोग क्या है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे दिया हुआ है। तीन डॉट दिखाई दे रहा है आप लोग को, मैं मार्क कर रहा हूँ। दिस इज द डॉट, दिस इज द डॉट एंड दिस इज द डॉट। ओके, तीन डॉट है। ओके, सो सेंटर ऑफ मास होता क्या है। देखो, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है। क्या है? द सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट। कैसा पॉइंट? क्वेश्चन तो आता है ना, ऑलवेज अराइज क्वेश्चन। हर बार बोलता हूं कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? एक ऐसा पॉइंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास होता है ना, मास, वो एक मास एक ही पॉइंट में हम लोग को मिल जाता है। क्या क्या बोल रहे हो सब? यस, एग्जैक्टली। इसीलिए सेंटर ऑफ मास, कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या मिलता है हम लोग का? मास एक ही पॉइंट में। सपोज मैंने एक सिंपल सा एक बॉल पकड़ लिया। क्या है ये? बॉल। अब मैं अगर बताऊं कि इस बॉल का जो सेंटर ऑफ मास है वो तुमको मिलेगा एकदम सेंटर पे। यानी कि अगर ये बॉल 5 केजी का है, 5 केजी, ठीक है, तो वो जो 5 केजी है ना, वो 5 केजी एक पॉइंट में ही सिर्फ मिलेगा। सिर्फ वो सेंटर वाला पॉइंट में ही पूरा का पूरा 5 केजी कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, यानी कि सिचुएटेड है। मतलब उसी पॉइंट में हम लोग को पूरा का पूरा मास मिलेगा। वो कैसा बात हुआ? अभी तो मास तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहता है ना पूरा बॉडी में। एग्जैक्टली, पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अब देखो, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसको साइड करके यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं थियोरिटिकली क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट बहुत सारा पार्टिकल से बना हुआ है ना, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इस तरीके से बहुत सारा, कितना पार्टिकल्स है यहाँ पे? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितना है? n पार्टिकल्स। मतलब हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते n पार्टिकल्स। अब सबका मास क्या हो जाएगा? हाँ, सबका मास डिफरेंट हो जाएगा। इसका मास है सपोज m1, इसका है m2, बड़ा छोटा तो होता ही है, इसका है m3। इस तरीके से करते करते mn तक मास मिल जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल मास हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं? n इंटू एम एन, है कि नहीं। ये हो जाएगा इस बॉडी का टोटल मास जो कि है m। सपोज इसका मास m पकड़ लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको छोड़ो, क्योंकि मास अलग है, तो ये m जो है, m हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, ये m है, प्लस डॉट 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 करते करते लास्ट तक mn तक जाएगा। ये हो जाएगा टोटल मास। करेक्ट है? इतना इजी है, समझ में आ गया। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, जैसे कि बताया, ये एक पॉइंट है। कोई भी पॉइंट हो सकता है जहां पे सेंटर ऑफ मास, जहां पे ये बॉडी का जो पूरा मास है वो एक ही पॉइंट पे हम लोग को मिलेगा। मतलब कि ये है कि अगर मैं इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे एक छोटा सा एक नीडल शेप जैसा एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट को रखूं और उसके ऊपर बैलेंस करवाने की कोशिश करूं, तो वो बैलेंस हो जाएगा, नहीं गिरेगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। समझ में आया? सपोज इस यहां पे मैं देखो एक नीडल शेप,
समझना इसको ध्यान से। एक नीडल शेप यहाँ पे मैं बैलेंस करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज नीडल शेप कुछ है, ये ग्राउंड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस हो रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है। लुब्रियम, बैलेंस्ड बोल सकते हैं। बैलेंस्ड है। क्या बैलेंस्ड है? क्या बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है मास। किसका मास? देखो, इसको अगर हम लोग यहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो इस साइड वाला जो मास है और इस साइड वाला मास सेम है। समझ में आया? तभी तो ये बैलेंस हो रहा है। अब फिगर को देखने में तुम्हें थोड़ा लगेगा अरे इस साइड में तो ज्यादा है, हो सकता है इसमें इस साइड में बल्कि है बट मैटर कम है, और इस साइड में ज्यादा है, इसलिए मुझे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिला। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं यहाँ पे, देखो इस पॉइंट पे एकदम सीधा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिल रहा है? एकदम बीच में, इस पॉइंट पे। और बैलेंस रहने के लिए ऑलवेज याद रखना, जो बेस है यानी कि स्टैंड है, उसके उसके ऊपर ही सेंटर ऑफ मास का पॉइंट लाई करना पड़ेगा, नहीं तो हम गिर जाएंगे। देखो जैसे कि यहां पे पैर कहां पे है? इस पॉइंट पे है पैर, है ना। ध्यान से देखना, यहां पे है ना पैर, तो इस पॉइंट के ऊपर ही है डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली ये पॉइंट के ऊपर ही है सेंटर ऑफ मास। ये स्टैंड है मतलब लेग, इस पॉइंट के डेफिनेटली ये पूरा हम लोग का स्टैंड ये ज्यादा हो गया, तो इसके ऊपर सेंटर ऑफ मास। तो ऑलवेज बैलेंस करने के लिए जो स्टैंड होगा उसके ऊपर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, सिंपल। अब इसके लिए मैं एक फिगर दिखाता हूं आप लोगों को। देखो ये वाला, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अच्छा इसको बाद में एनालाइज करेंगे। इस फिगर को देखो, क्या हो रहा है इस फिगर में? यहाँ पे फर्स्ट ए नंबर फिगर क्या हो रहा है? इसमें एक बोतल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास करीब करीब यहाँ पे रहेगा। तो ये स्टैंड है, तो स्टैंड के ऊपर ही है सेंटर ऑफ मास, इसलिए वो बैलेंस हो रहा है। करेक्ट? समझ में आ गया। अब इसको उल्टा कर दो, अब इसका स्टैंड छोटा हो गया बट फिर भी वो बैलेंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि सीधा उसके ऊपर ही है सेंटर ऑफ मास। समझ में आया बैलेंस करने का तरीका? सी नंबर में जाओ। सी, सी में क्या हो रहा है? देखो ये बैलेंस्ड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, स्टैंड, स्टैंड के ऊपर। स्टैंड मतलब कितना है? ये वाला स्टैंड है, दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये डी नंबर कैसे बैलेंस हो रहा है? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ है वो एक पॉइंट, वो स्टैंड नीचे है, उस स्टैंड के ऊपर ही है डायरेक्टली, तभी वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका जो इस साइड वाला मास डिस्ट्रीब्यूशन और इस साइड वाला कप का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट को देखो, इस कप वाला को देखो ये गिर जाएगा, इट विल, दिस ई नंबर विल फॉल। वाई? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है, इसके नीचे कोई स्टैंड नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, तो वो नीचे गिर जाएगा, इट विल फॉल। सिंपल। तो एक ऑब्जेक्ट को बैलेंस रखने के लिए उसका सेंटर ऑफ मास जानना जरूरी है। उसका सेंटर ऑफ मास के नीचे ऑलवेज स्टैंड रहना चाहिए, तब भी वो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अब ये वाला फिगर तो समझ में आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा एनालाइज करते हैं। इस फिगर को देखो, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। नाउ हियर ही कम, सी, इस फिगर को देखो, ये कुछ सिंपल सा फिगर है। हाँ wait a second, yes, okay, ओके। अब देखो ये फिगर है, कुछ सिंपल डायग्राम से उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। ये एक लाइन है ए नंबर, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में है, जाहिर सी बात है बीच में ही होगा। बी नंबर, ये एक रॉड है, उसका भी एकदम सेंटर पे है, मतलब बीच में है, जनरली बीच में ही रहता है। ये एक सर्कल या फिर स्पीयर पकड़ सकते हो, उसका भी सेंटर में ही है सेंटर ऑफ मास। अब ये एक टॉरॉइड टाइप है, डी नंबर, उसका भी सेंटर ऑफ मास में। अब ई नंबर से बात शुरू होता है। ये क्या है? ये एक ट्राइंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसा होगा? इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग अगर इस वर्टिसेस से इसका मीडियन पे हम लोग लाइन खींचेंगे, सेम वे में 3 लाइन अगर खींचेंगे, तो जो मीट होता है ना जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। एक रेक्टेंगल के लिए, एक रेक्टेंगल के लिए डायगोनल जहाँ पे मीट होता है वो होता है सेंटर ऑफ मास। ये भी एक क्या होता है? ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम शेप का है, वो भी सेंटर ऑफ मास डायगोनल जहाँ पे मीट होता है। ये एक सर्किल या फिर स्पीयर। नाउ दिस इज व्हाट इज अ कोन। कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे से 1/4 हाइट पे है,
ठीक है, 1/4 पे मुझे मिल जाएगा ये सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे कौन थोड़ा शेप देखो, इसका थोड़ा शेप चेंज हो गया तो 1/3 पे मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम लोग डायगोनल ड्रॉ करेंगे और ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक जो डायगोनल इंटरसेक्ट होगा जिस पॉइंट पे, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया? तो किस तरीके से सेंटर ऑफ मास, कुछ रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग आज सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक पैराबोलिक पाथ है। ये क्या है, ये एक बैट जैसा शेप है, क्रिकेट बैट जैसा, वो उसको उछाल रहा है। ठीक है ना, तो एक चीज देखो, जो मोशन है वो पैराबोलिक है, बट किसका, बैट का मोशन पैराबोलिक है? नहीं, बैट का सेंटर ऑफ मास का मोशन पैराबोलिक है। दैट मीन्स मोशन ऑफ, यहां पे क्या हो रहा है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज पैराबोलिक, इजंट इट? सेंटर ऑफ मास का मोशन पैराबोलिक हो रहा है। देखो सेंटर ऑफ मास कहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे। बट सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है उस पॉइंट पैराबोलिक कर रहा है, बट ये जो हैंडल है वो घूम रहा है। देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है बैट का हैंडल। दैट मीन्स बैट का हैंडल घूम रहा है, मतलब क्या, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास। मतलब कि ये है सेंटर ऑफ मास, कि एक ऑब्जेक्ट को, बड़ा सा ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के एक ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका मास m है, या फिर m छोड़ो, एक रियल से एग्जांपल देता हूं, 5 kg है। ठीक है, अब 5 kg का सेंटर ऑफ मास यहां पे है ना, अब इसको मैं एक पॉइंट के हिसाब से मान सकते हैं, मतलब इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसा जिसका मास 5 kg है। समझ में आ गया? और वो पॉइंट कौन सा है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया? जहां पे पूरा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है एक ही पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, वही होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी आप लोगों को जानने को मिलेगा। ये देखो, ये होता क्या है, ये क्या है एक्चुअली, ये दिस इज अर्थ, ओके, अर्थ, एंड दिस इज सन, सन अर्थ, ओके। अर्थ किसके अक्रॉस में रोटेट करता है, आई मीन रिवोल्यूशन लेता है, किसके अक्रॉस में? अगर एक छोटे बच्चे को भी बोलो, पूछोगे, तो इसका आंसर मिलेगा सन के अक्रॉस में। बट माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रॉन्ग आंसर, ओके। अर्थ सन को रिवॉल्व नहीं करता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अर्थ सन को रोटेट रिवॉल्व नहीं करता है, किसको रिवॉल्व करता है? फिर हम लोग को तो पता है, बुक में दिया हुआ है कि सन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, जो जिसका हम लोग बोलते थे 365 डेज लगता है ना, 366 डेज, 365 डेज में ये एक वन कंप्लीट रोटेशन लेता है, राइट? बट नहीं यार, ये सन को रोटेट नहीं करता है। अब सुनो, अब अर्थ किसको रोटेट करता है? अर्थ रोटेट करता है, ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ सन। ये पॉइंट कौन सा है, देखो ध्यान से देखना, ये पॉइंट है सन का सेंटर ऑफ मास, और अर्थ का सेंटर ऑफ मास करीब करीब यहां पे रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट का, दो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को लाइन से जोड़ेंगे तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकलेगा कहीं ना कहीं पे, और ये पॉइंट है इस पॉइंट पे। देखो सेंटर ऑफ अर्थ सन सिस्टम, मतलब इन दोनों का, अर्थ एंड सन का सेंटर ऑफ मास यहां पे लग रहा है। तो अर्थ इस सेंटर को रोटेट करता है, किसको रोटेट करता है? अर्थ रोटेट्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ सन अर्थ सिस्टम। समझ में आया? शॉक लगा? एग्जैक्टली यही है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सन और अर्थ का, दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उसको रिवॉल्व करता है अर्थ। एंड सिमिलर वे में सन भी, ये सन भी इसको रोटेट करता है, इस सेंटर ऑफ मास को रोटेट करता है। समझ में आया? अर्थ तो रोटेट करता ही है, सन भी रोटेट करता है उस सेंटर ऑफ मास को। क्लियर है? अब यहीं से स्टार्ट होता है रोटेशनल मोशन, जो बाद में धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है उसको ही रोटेशन करते हैं।
अलग तरीके से भी रोटेशन होता है, बट ये एक वे है रोटेशन करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग को मिलेगा, अर्थ एंड मून। मून भी तो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है 29 डेज लगा के, है ना। तो सेंटर ऑफ मास को घूमता है किसका, देखो अर्थ का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, किसका है, अर्थ का। मून का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास करीब करीब यहाँ पे आ रहा है। ये जो क्रॉस पॉइंट है, क्रॉस पॉइंट है क्या, सेंटर ऑफ मास किसका, अर्थ एंड मून सिस्टम। अब मून क्या करता है, मून इस पॉइंट को रोटेट करता है, समझ में आया। मून किसको रोटेट करता है, उस सेंटर ऑफ मास को मून रोटेट करता है। क्लियर है। अब कितना इंटरेस्टिंग है देखो, सेंटर ऑफ मास समझना और सेंटर ऑफ मास निकालना, जस्ट उस पॉइंट को बैलेंस कर दो बस हो जाएगा। अब किसी भी एक चीज ले लो, सपोज ये एक सेल फोन है, वेट में इसको थोड़ा यस सी दिस इज द थिंग, ये मोबाइल है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, करीब करीब ये सेंटर पे होगा। ये एक रेक्टेंगल टाइप है ना, तो इसका सेंटर पे होगा। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ इसका सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए, ठीक है। देखना थोड़ा, हियर वी गो। अब ये क्या हो रहा है, बैलेंस हो गया एक उंगली पे। कैसे, क्योंकि मैंने इसका सेंटर ऑफ मास को, देखो सेंटर ऑफ मास पे मैंने उंगली रखा, तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास को जैसे ही मैंने इसके नीचे एक स्टैंड लगा दिया तो वो बैलेंस हो रहा है, करेक्ट। तो क्यों बैलेंस हो रहा है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास पे मैंने रखा। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे रखूंगा तो ये गिर जाएगा, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है बोथ साइड में। समझ में आया कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। और होता क्या है, इस मोबाइल का जो पूरा सेंटर ऑफ मास है वो एक पॉइंट पे है, मतलब इसका पूरा जो मास है वो एक ही पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट है, सॉरी कॉन्सेंट्रेट है। पूरा जो होल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट है। तो उस पॉइंट को मैंने ढूंढ के निकाला, कैसे, बैलेंस करके। वेरी सिंपल है, ठीक है। तो ये है सेंटर ऑफ मास, ओके, दिस इज सेंटर ऑफ मास। क्लियर। तो अभी ये मिल गया हमारा एक वे सेंटर ऑफ मास निकालने का। अब लोकेशन के लिए, हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास थियोरेटिकली, इसका कुछ फॉर्मूलास है, ठीक है। इसका पोजीशन का एक फॉर्मूला है, सिर्फ लिख के देता हूं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाउ टू लोकेट। इसका एक पोजीशन है RCM, ठीक है, इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग बाद में क्लासेस में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे इसको लेके। तो आज के वीडियो में इतना तक ही। आई होप ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को, एंड डू कमेंट कि क्या क्या और चाहिए, किस तरीके से चाहिए समझने के लिए सेंटर ऑफ मास। तो आज से हम लोग का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स शुरू होता है, एंड रोटेशनल मोशन, और आगे जाके हम लोग इसी तरीके से थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।